हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एडिटोरियल का लेसन्स फ्रॉम रशियाज यूक्रेन वॉर। इसमें इस एडिटोरियल में बेसिकली ये बताया गया है जो अभी रशिया ने वॉर किया था पिछले 10 मंथ से यूक्रेन पर, तो उसका क्या रिपरकशन है, क्या कंक्लूजन है, रशिया का क्या इंटेंशन था यूक्रेन पर अटैक करने का, और इस पूरे वर्ल्ड पर इस अटैक का इस वॉर का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या जियोपॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट होगा, वो देखेंगे। वो इस बेसिकली इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, इस एडिटोरियल में। ये जो आज का एडिटोरियल है वो GS2 के IR से आप कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो एडिटोरियल है वो स्टार्ट ही होता है इस बात से कि रशिया इज़ अ रिडल रैप्ड इन अ मिस्ट्री इनसाइड एन एनिग्मा। ये फेमस जो कोट है, जो फ्रेज़ है, वो विंस्टन चर्चिल का है। 1939 में चर्चिल ने ऐसा कहा था। जो ये अभी रशिया का जो वॉर चल रहा है, अटैक चल रहा है यूक्रेन पर, उसमें क्या हुआ, पुतिन जो है उन्होंने उनका जो एक्चुअल में रियल क्या इंटेंशन है, क्या वजह है, उन्होंने जो वॉर को कैरी फॉरवर्ड किया है लास्ट 10 मंथ्स से यूक्रेन पर, वो अभी इंटेंशन क्लियर नहीं हो पाया है। इसके पहले पुतिन ने क्या किया था, अपना जो ऑरा है, अपना जो इमेज है, अपनी खुद की और रशिया की काफ़ी पावरफुल दिखाई थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जॉर्जिया का ज्वाइन करना चाहता था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो ज्वाइन करना चाहता था जॉर्जिया। वो उसको उससे रोका, उसको ज्वाइन नहीं करने दिया। उसके बाद जो उसके फोरेज हैं वेस्ट एशिया के, जैसे इज़राइल या टर्की, उनको भी न्यूट्रलाइज़ किया। इज़राइल और टर्की दोनों जो हैं वो अमेरिका के एलीज हैं, मतलब दोस्त हैं। और रशिया ने क्रीमिया को बिना किसी लड़ाई के ही जीत लिया। और फिर रशिया क्या हुआ, एक सुपर पावर, एनर्जी सुपर पावर की तरह वर्ल्ड में आ गया। लेकिन क्या ये जो रशिया की जो ऑरा, जो ये पावर है, वो क्या मेंटेन्ड है? अब वो देखते हैं कि जो रशिया की सुपीरियर जो ट्रूप्स थी, जो वहाँ के आर्मी फोर्सेस थी, क्या वो स्ट्रगल कर रही हैं अभी यूक्रेन वॉर में कोप अप करने में, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस वहाँ चल रहा है, अटैक चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो उसके बारे में लिखा है। अब इसमें ये है कि अभी जो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, इसमें उसकी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि उनकी, और बहुत ही अनसर्टेनिटी भी है कि रशिया का ऑब्जेक्टिव क्या था और वो नेक्स्ट क्या करेगा रशिया यूक्रेन के साथ। फिर बहुत सारे मतलब कॉन्टीन्यूअस अटैक्स होने के बाद रशिया के जो ट्रूप हैं वो रिट्रीटिंग मोड में आ गए हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस अगर आप किसी पे अटैक कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं से आप एक पॉइंट पे आकर थकना स्टार्ट करेंगे। तो शायद कुछ ऐसी सिचुएशन या सिनेरियो रशिया के साथ बन रहा है। रशिया ने अभी यूक्रेन के 4 रीजन को एनेक्स कर लिया है, अपने अंडर में कर लिया, उसको लेते हुए वो आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद वहीं पर रशिया बात करता है कि यूक्रेन जो है वो उससे बैठकर उनसे बात हो जाए, सेटल हो जाए। ये बात कहने के बाद भी रशिया जो है मिसाइल का अटैक कर रहा है यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कॉन्टिन्यूअस ये चालू है अभी भी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं, कि 1 2 3 मतलब लेयर्स क्या हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। और उससे हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन ले सकते हैं, अभी जो कंटेम्प्रेरी हमारा जियो पॉलिटिक्स है उसका क्या शेप होगा। और इसको चर्चिल के फ्रेज से ही ये वो इंट्रोडक्शन में एंड हो रहा है कि द एंड ऑफ द बिगनिंग ऑफ यूनिलैटरलिज्म। यूनिलैटरलिज्म का मतलब होता है कि कोई एक कंट्री या कोई एक पर्सन या कोई एक कंट्री अकेले सारा डिसीजन ले रहा है विदाउट एनी कंसेंसस फ्रॉम एनी अदर कंट्री। अकेले का फैसला बिना किसी के मर्जी के या बिना किसी के हामी के, खुद का फैसला। लेकिन यहाँ पे जो एक ग्रेट पावर जो है, इस चीज़ का हमें ये रिमाइंड भी दिला रहा है कि अगर कोई ग्रेट पावर है जैसे कि रशिया है, तो वो जो अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक है। तो कोई भी वॉर अगर लंबे टाइम तक होता है तो उसके पिटफॉल्स, उसमें कुछ कमियां भी हो जाती हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक आप स्ट्रांग रह जाओ ये पॉसिबल नहीं है।
आप एक पॉइंट सर्टेन पॉइंट के बाद आप वीक होना स्टार्ट हो जाओगे, या आपके जो ट्रूप्स होंगे वो कहीं ना कहीं वो थक जाएंगे, या आपकी खुद जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। अब जो बात होती है न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड क्या है? आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, यूएस हैज एस्टेब्लिश अ डी फैक्टो यूनिलैटरल हायरार्की। जब सोवियत यूनियन जब ख़त्म हुआ, टूट गया, तो जो यूएस था वो यूनिलैटरल है, यूएस के अकेले की हेजेमनी हो गई पूरे वर्ल्ड पर। इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं, हम यही चीज़ पढ़ते हैं। और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें डोमिनेट करने लगा यूएस, ठीक है। और यूएस ने अपने इस हेजेमनी को पूरे वर्ल्ड में प्रूव भी किया, और ये पावर में रहा 1990s से। यूएस यूनिलैटरली अकेले यूएस का ही होल्ड रहा पूरे वर्ल्ड में जियो पॉलिटिक्स में। फिर उसके बाद लेकिन अभी जो इस तरह का सिनेरियो बना, उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि यूएस अकेले अभी रूल कर पा रहा है, अकेले पूरा उसका कंट्रोल है। वो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो पावर है वो हल्के हल्के पास हो रहा है यूएस का। इसको हम देख सकते हैं ऐसे भी कि मुस्लिम वर्ल्ड पर जैसा यूएस अटैक करके जो रिजल्ट उसको चाहिए थे, जिस तरह के जो वॉशिंगटन एक्सपेक्ट कर रहा था, उस तरह का उन्हें मिला नहीं। यूएस कहीं ना कहीं स्टक कर गया, फंस गया अफगानिस्तान या इराक पे अटैक करके, और वहीं पर रशिया जो था वो अग्रेसिव हो गया और ज़्यादा, और ईरान जो है अपने लिए डिफाइंट हो गया। मतलब आप उसके ऊपर कोई से भी रूल लॉ रेगुलेशंस लो, वो उसको सबको नलीफाई कर रहा है, मना कर रहा है। और चाइना जो है वहीं पर काफ़ी पावरफुल हो गया है। तो रशिया का जो इंटरवेंशन, फिर उसके बाद जो रशिया का इंटरवेंशन रहा है जॉर्जिया में, इसके पहले रशिया ने जॉर्जिया में अपना मतलब उसका इंटरवेंशन रहा है, और उन्होंने रशिया ने एनेक्स किया, कब्जा कर लिया क्रीमिया पे बिना किसी लड़ाई के ही। और वहीं पे ईरान में देखते हैं कि काफ़ी मिलिटेंसी जो है वो बढ़ रही है, और अमेरिका का एक डिफीट हो गया अफ़गानिस्तान पे। ये सब चीज़ें देखने पर हम क्या समझते हैं कि जो हमारा ग्लोबल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं हमारा ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब सिर्फ अकेले यूएस का होल्ड नहीं दिख रहा है, अगर जियो पॉलिटिक्स अगर वर्ल्ड लेवल पर देख रहे हैं हम तो। अब और फिर उसके बाद ये है कि अभी जो यूक्रेन वॉर है वो वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में सबसे बड़ा वो अटैक या कुछ इस तरह का वॉर हुआ है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद कोई ऐसा इतना बड़ा वॉर नहीं हुआ था यूरोप में। उसके बाद है रशिया की जो अभी परफॉर्मेंस रही है वॉर में, वो मतलब अगर उसको हम छोड़ दें, उसकी अच्छी रही बुरी रही कैसी रही, जो रशिया ने जो पुतिन का जो डिसीजन था अपने ट्रूप्स को भेजने के लिए नाटो एली मीन्स जो उसके नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो एली हैं, दोस्त हैं, उनके जो पोस्ट सोवियत सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ यूरोप जो है उस टाइम जो रहा है उसको फर्दर डाउन करने के लिए। और ये 21st सेंचुरी का एक मोमेंट रहा है जियो पॉलिटिक्स में। उसके बाद है एक वक्त था जब यूएस का यूनिलैटरल वो रही है हायरार्की में, यूएस जो है वो सबसे ऊपर रहा और यूएस का होल्ड था। लेकिन अभी क्या देखने को मिलता है, वर्ल्ड जो है वो रिटर्न कर रहा है एक रियलिस्ट कॉल पर, एसेंशियल एनार्की इन विच ग्रेट पावर कम्पीट फॉर मैक्सिमाइजिंग द पावर। अभी क्या है, कोई किसी के अंडर नहीं होना चाह रहा है। अभी पूरे जो वर्ल्ड के जो मैक्सिमम जिनके पास पावर है, जैसे कि यूएस, रशिया या चाइना, वो आपस में ही लड़ रहे हैं अपना वर्ल्ड में होल्ड बनाने के लिए, अपनी हेजेमनी मेंटेन करने के लिए, हेजेमनी बनाने के लिए। लेकिन वर्ल्ड में अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वर्ल्ड का जो ऑर्डर है उसका क्या शेप होगा, किस तरह से वो इमर्ज करेगा, क्या उसका क्या रिप्लेस कर पाएगा अमेरिका के यूनिलैटरलिज्म को, जो अमेरिका अकेले जो वर्ल्ड पे कंट्रोल किया हुआ है, जो जियो पॉलिटिक्स पे उसका ग्रिप है, तो क्या उसका क्या शेप होगा। तो अभी ये चीज़ कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूएस जो है वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर लिया है कि जो उसका होल्ड है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है।
और इस वो कैसे, इट्स रिस्पॉन्स टू रशियाज एग्रेशन इन यूक्रेन इज ए लीव फ्रॉम इट्स कोल्ड वॉर प्लेबुक। अभी जो ये इस वजह से ऐसा कह सकते हैं क्योंकि जो अभी यूएस का रोल रहा है यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन की हेल्प करने में, वो इतना अग्रेसिव नहीं रहा है और ये काफ़ी पेनफुल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए ये वॉर, यूक्रेन वॉर। और वर्ल्ड और यूएस क्या चाहता है, जो पूरे वर्ल्ड में जितनी डेमोक्रेसीज हैं उसका एक कोलिशन रहे, वो मिल के रहें और किसके अगेंस्ट, वो डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट रहें। और ये इस बात को यूएस ऐसे कहता है रूल बेस्ड ऑर्डर, यूएस चाहता है रूल बेस्ड ऑर्डर मेंटेन करना। उसमें बेसिकली है क्या, वो अमेरिकन सेंट्रिक वर्ल्ड वो चाह रहा है यूएस जो है। और ये एक चैलेंज हो जाएगा किसके लिए, रशिया या चाइना के लिए, क्योंकि रशिया और चाइना डेमोक्रेसीज नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए, बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट वांट ए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। लेकिन यूएस अब रशिया से कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई नहीं करना चाहता है। ये है इसका वर्ल्ड का क्या किस तरह का शेप होगा उसके बारे में अब पढ़ेंगे। लिमिट्स ऑफ पावर। द यूक्रेन वॉर ऑल्सो टेल्स अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ग्रेट पावर इन शेपिंग द आउटकम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद स्मॉलर वंस। यूक्रेन वॉर से एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि कोई भी बड़ी से बड़ी कंट्री हो, कितना भी पावर हो, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट का क्या शेप होगा, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक लड़ाई जाएगी, उसको वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। और छोटे छोटे कंट्रीज से ही ऐसा नहीं है कि छोटा कोई कंट्रीज हो तो आप उससे जीत ही जाएंगे या आप अपने हिसाब से उसको शेप कर पाएंगे। ये एक क्लियर होती है यूक्रेन वॉर से। और इसके पहले भी ये चीज़ देखी गई है, जब यूएस का इंटरवेंशन था वियतनाम में, या यूएस ने जो अफ़गानिस्तान पे जो अटैक किया था, या सोवियत इंटरवेंशन रहा है अफ़गानिस्तान में जो सोवियत ने इंटरवीन किया था। ये सारे बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं कि जो ग्रेट पावर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रक किस पे कर जा रहा है, छोटे छोटे कंट्रीज पे जो जीतना है वहाँ पे एक स्ट्रगल कर रहा है। बल्कि वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि वो ईजिली, अगर कोई छोटा कंट्री है वो ईजिली उसको अटैक करके उस पर अपना ग्रिप बना लेंगे, जीत जाएंगे। लेकिन एनेक्स करना ईजी नहीं है, वहीं पे उनकी वो एक वो दिखती है, स्ट्रगल दिखता है, वो कैसे स्ट्रक कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह का हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखने के बाद भी ऐसा नहीं कि डिटर करेगा, रोकेगा किसी भी ऑफेंसिव नेशन को जो अटैक करना चाह रहे हैं। तो एग्जाम्पल तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जाम्पल से वो कहीं ना कहीं बड़े कंट्रीज जो ग्रेट पावर हैं वो रुकेंगे। उसके बाद पुतिन ने जो मिलिट्री ऑपरेशंस किया है तो उसके ऊपर, यूक्रेन पर, उसको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्दी उसको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन की नेशनलिज्म या यूक्रेन की पावर को मिस कैलकुलेट किया, सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाया। और जो उसके थॉट्स थे उनको रशिया को ऐसा लग रहा था कि अगर वो अटैक करेगा तो जो यूक्रेन होगा वो वीक हो जाएगा अपने इंटरनल, अपने आपसी डिवीजन में, और जो उसको एक्सटर्नल शॉक लगेगा, सेटबैक लगेंगे, जिस तरह से पहले अफगानिस्तान के साथ भी हुआ है जब वो रशिया को रेजिस्ट कर रहा था। तो वो इस सिचुएशन में यूक्रेन को वीक करके वो यूक्रेन पे होल्ड कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। वहीं पर यूक्रेन के लिए क्या इम्पोर्टेंट था कि वो इनिशियल स्टेज में रशिया की जो मेजर थ्रस्ट हैं उसको वो वहाँ पे सरवाइव करे। वो चीज़ें जब यूक्रेन ने अचीव कर लिया, उसके बाद यूक्रेन ने क्या किया, लेना स्टार्ट कर दिया हेल्प किसकी, वेस्ट कंट्रीज़ की, मनी के फॉर्म में, वेपन्स के फॉर्म में, एडवांस रॉकेट, आर्टिलरी, इंटेलिजेंस और मर्सिनरीज। इस तरह की जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने यूक्रेन की काफ़ी हेल्प की। और जो यूक्रेन की जो हेल्प हुई है उससे कहीं ना कहीं यूक्रेन आज उस पे आ गया है, इस सिचुएशन में आ गया है कि वो रशिया को रेजिस्ट कर पा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ रशिया और यूक्रेन पे ये वॉर छोड़ दिया जाता तो आज जो यूक्रेन है, यूक्रेन आज रशिया के हाथ में जा चुका होता और क्लियर हो जाती विक्ट्री रशिया की यूक्रेन पर। लेकिन अगर मिस कैलकुलेशन के बाद भी रशिया का इतने महीनों में फ़ायदा, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ है। बट व्हाट चेंज द ग्राउंड रियलिटी वॉज वेस्टर्न हेल्प टू यूक्रेन। लेकिन ये क्या हुआ,
लेकिन अभी जो रियलिटी है वो यूक्रेन की जो लड़ पाने की, जो रेजिस्ट कर पाने की, वो पूरा क्रेडिट जाता है वेस्टर्न हेल्प के, वरना यूक्रेन रशिया से लड़ पाने में सक्सेसफुल नहीं होता। वंस एस्टैब्लिश ए काउंटर ऑफेंसिव मोमेंटम द वेस्ट इंगेजमेंट फर्दर डिपेंड। और इस तरीके से अगर ये ऐसी काउंटर ऑफेंसिव करता रहा तो रशिया जो है वो काफ़ी उसका यूक्रेन जो जैसे रशिया लड़ रहा है और यूक्रेन भी बराबर से लड़ रहा है वेस्टर्न हेल्प से, तो वेस्टर्न वर्ल्ड का और यूक्रेन का जो रिलेशन होगा वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और जो हेल्प मिल रही है यूक्रेन को इन टर्म्स ऑफ डिफेंस सिस्टम या आर्मर्ड व्हीकल या रॉकेट सिस्टम, वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। अब देखने को मिलेगा अब जो इसके पोस्ट विंटर अब क्या होता है, यूक्रेन का जो डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है। लेकिन वहीं पर जो पुतिन है वो स्पॉट में आ जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे। अब इस यूक्रेन का जो मतलब ऐसा रेजिस्टेंस उनका बढ़ गया है, तो अब जो रशिया का जो आर्मी है, जो ट्रूप्स हैं, या जो उनकी जो रशिया के जो डिफेंस सिस्टम है उस पर वो काफ़ी प्रेशर आ गया है। तो वो किस तरीके से अब उसको डील करते हैं, या तो वो डील करें, कंटिन्यू करें, या तो वो एक्सेप्ट कर लें रशिया की जो पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल जो कॉस्ट होगा, जो भी कंडीशन होगी उसको वो एक्सेप्ट कर लें। तो ये एक डेंजर होगा, स्लोप होगा रशिया के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी, कि मतलब अब आगे का क्या सिनेरियो हो रहा है वर्ल्ड का। उसके बाद है इसमें अब चाइना का। अब चाइना को हम इसमें क्यों पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना के पास भी जैसे एक यूएस के पास वर्ल्ड में पावर है, इमर्जिंग पावर चाइना के पास भी है। तो चाइना कैसे अब इसमें इंगेज होता है वो देखेंगे। चाइना और यूएस और चाइना की टेंशन बनी रहती है। जब चाइना ने लास्ट ईयर ताइवान पर अटैक करने की सोचा था तो यूएस ने क्लियरली बोला था वो ताइवान के साथ देगा। और ये इस तरह से जो स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी मतलब क्लियरली अपनी चीज़ों को पहले नहीं बताते थे। एम्बिग्यूटी मतलब क्लियरली अपने थॉट्स को नहीं बोलना। वहीं पर अब ये जो वाशिंगटन है अपनी इस पॉलिसी को चेंज कर रहा है, ठीक है, और वो क्लियरली बोल रहा है कि वो चाइना के अगेंस्ट है अगर वो ताइवान पे अटैक कर रहा है। यूक्रेन अब ये देखेंगे कि ये जो स्ट्रैटेजी है यूएस की उस पे यूक्रेन की हेल्प करना या वेस्ट की क्यों करना चाह रहा है। क्योंकि अगर वहाँ पे रशिया यूक्रेन पे जीत जाता है तो यहाँ चाइना को हेल्प मिल जाती है, शी जिनपिंग को, कि वो ताइवान पे अटैक करके ताइवान को जीत लें। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि पूरी पावर वेस्ट लगा रही है यूक्रेन को रेजिस्ट कराने के लिए रशिया के अगेंस्ट। वहीं रशिया और चाइना जो हैं वो कोल्ड वॉर के बाद से एक अच्छे रिलेशन में रहे हैं और इनका बहुत एक अच्छा रिलेशन है। और इसको इस तरह से इम्प्लाई कर सकते हैं कि वहाँ से अगर रशिया यूक्रेन पे जीत जाता है तो यहाँ पे एक छोटा कंट्री जो है चाइना के सामने, ताइवान के ऊपर जो जीत मिलती है वो चाइना को मिल जाएगी। तो ये है सिनेरियो। उसके बाद है ये जो अभी सिनेरियो, जो सारी चीजें जो चल रही हैं, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो चाइना यूएस ने जो इतना पैसा खर्च किया है चाहे उसकी हेल्प करने के लिए यूक्रेन पे, तो ये क्या वो खर्च जो है या रिसोर्स जो एनर्जी यूएस ने यूक्रेन वॉर पे लगाई है, तो क्या वो वर्थ होगी इतना पैसा खर्च करना रेजिस्ट करने के लिए रशिया के अगेंस्ट। और क्या चेंजिंग वर्ल्ड ऐसा होगा जहां चाइना यूएस के एक राइवल, एक जो दुश्मन की तरह खड़ा हो रहा है, तो क्या वो एक ऐसी सिचुएशन आएगी। तो ये है एक क्वेश्चन ही पर एंड हो रहा है। क्लैरिटी अभी भी नहीं है कि क्या वर्ल्ड का एक जियोपॉलिटिक्स क्या सिनेरियो होगा, किसके पास कितनी पावर जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन ही के साथ आज का जो एडिटोरियल वो एनालिसिस जो है मैं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।